नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें डी विकल्प से हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार राज्य जो है एक प्राकृतिक संस्था है। और दूसरा प्रश्न आपका, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, TH ग्रीन। यह कथन किसका है, तो TH ग्रीन का डी विकल्प से हो जाएगा। TH ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक थे। उनकी पुस्तक लेक्चरस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में भाषणों का जो है संकलन है, जो कि राजनीतिक विचारधारा का एक अमूल्य साहित्य है। ग्रीन के अनुसार जो है राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। इसका अर्थ होगा कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है। राज्य का अपने आप में अंत नहीं है। तो डी विकल्प यहाँ सही है, TH ग्रीन का कथन है ये। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है। तो अभी जो है बताया गया है, TH ग्रीन महोदय का जो है यह उक्ति प्रयोग किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसने। तो ये TH ग्रीन ने ही प्रतिपादित किया है। डी विकल्प सही हो जाएगा। TH ग्रीन ने अपनी जो है विख्यात कृति लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ग्रीन का इस संबंध में कहना है कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका ध्येय सामान्य हित को बढ़ावा देना है, और सामान्य हित का विचार ही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। अगला जो प्रश्न है, किसने कहा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। तो यह कथन भी जो है TH ग्रीन का ही है। और अगला जो प्रश्न है आपका, किसने कहा है कि इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है। तो यह भी कथन जो है TH ग्रीन का ही है। तो आप देख सकते हैं TH ग्रीन का जो है कई बार जो है पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है, यह भी कथन TH ग्रीन महोदय के द्वारा ही कहा गया है। और अगला जो प्रश्न है आपका, राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह कथन किसका है। तो यह कथन अरस्तु महोदय का है। ए विकल्प सही हो जाएगा। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक जो हैं अरस्तु हैं। और आत्मनिर्भर जीवन का आशय राज्य या राजनीतिक समुदाय का लक्ष्य उच्चतम आदेशों की प्राप्ति से है। तो यहाँ आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, यह कथन अरस्तु का है। और अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको दिया गया भूमंडलीकरण का तात्पर्य है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमंडलीकरण का तात्पर्य विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव है। ग्लोबलाइजेशन, या हम जिसे कह सकते हैं भूमंडलीकरण, वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं या फिर तकनीकियों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पारस्परिकता में तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि की उन्नति में भी जो है ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से वह वृद्धि हुआ है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा, बी विकल्प सही होगा, धर्म का अधिकार। लॉक के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के थे, जिसमें धर्म का अधिकार जो है नहीं था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ।
और अगला क्वेश्चन है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभी बताया गया प्राकृतिक अधिकार केवल प्राप्त था। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। तो यह मैकाइवर ने कहा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को वह जन्म देता है। अगला जो प्रश्न है, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है, और ये भी जो है आपका सेम क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, मैकाइवर के द्वारा यह कहा गया था। अगला जो प्रश्न है आपका, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, संप्रभुता। प्रभुसत्ता या फिर हम जिसे कह सकते हैं संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है, जो J.W. गार्नर की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान की रूपरेखा के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है और अन्य किसी की इच्छा से जो है नहीं, और कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पूछा गया किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो हो जाएगा संप्रभुता, या फिर जो है ऑप्शन में प्रभुसत्ता रहे तो भी सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, मनु की जो है सान्य गुण नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो वह व्यवहार सम्मिलित नहीं है, बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ व्यवहार जो है मनु की साड़ी गुण में जो है नीति में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो सम्मिलित है संधि सम्मिलित है, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय एवं दैधि भाव सम्मिलित है। इसमें जो है व्यवहार सम्मिलित नहीं है, तो बी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न आपका, निम्न में से कौन राज्य नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, तो यहाँ जो है आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, राष्ट्र संघ। यह राज्य के अंतर्गत जो है नहीं आएगा। राज्य होने के लिए जो है जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, ये सभी राज्य के जो है आवश्यक तत्व हैं। जबकि राष्ट्र संघ जो है ये आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभिन्न राष्ट्रों में समन्वय एवं शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ नामक संस्था का निर्माण किया गया था, परंतु यह शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में असफल रही तथा विश्व को दूसरे महासंग्राम का अचानक तांडव देखना पड़ा, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ नामक संस्था का गठन किया गया। और राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों में जो है संप्रभुता न होने के कारण इनको राज्य के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, बांग्लादेश, ये जो है राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा। पूछा गया कौन राज्य नहीं है, तो राष्ट्र संघ जो है राज्य नहीं है। ये प्रश्न याद रखिएगा, पूछा जाता है राज्य के जो है आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या है, निश्चित क्षेत्र है, सरकार और संप्रभुता है, ये सभी राज्य के जो है आवश्यक तत्व हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है। तो वह है मैकाइवर, बी ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ मैकाइवर समाज एवं राज्य में भेद करते हुए राज्य के बहुलवादी अवधारणा के समर्थक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक वेब ऑफ गवर्नमेंट में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समुदायों को राज्य के कार्यों में सहभागी बनाने की वकालत की है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल ने अपनी विख्यात कृति एशियन ड्रामा में नवोदित एवं विकासशील देशों के लिए सॉफ्ट स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। नई नई आज़ादी मिलने के बाद भी इन राज्यों में न तो पर्याप्त रूप से सामाजिक अनुशासन का विकास हो पाया है और न ही व्यवस्था एवं उद्देश्य के लिए एक समन्वित निष्ठा का विकास हो पाया है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि सॉफ्ट स्टेट के विचार से कौन संबंधित हैं, तो गुन्नार मिर्डल। अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो चलिए जो है देखते हैं। दर्शन शास्त्र का संबंध जो है किससे हो जाएगा, तो मन से होगा, ए का हो जाएगा चौथा। राजनीति विज्ञान का संबंध हो जाएगा शक्ति से, बी का हो जाएगा तीसरा। अर्थशास्त्र का संबंध होगा व्यापार से, सी का हो जाएगा दूसरा। और समाजशास्त्र का संबंध हो जाएगा स्तर विन्यास से, तो डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वैसे ही होगा।
तो आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बेंथम महोदय का है। बी विकल्प सही हो जाएगा। बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं और उपयोगिता के आधार पर ही राज्य की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह उसे उपयोगी और आवश्यक मानता है। यह कथन जो है बेंथम का है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो यहाँ डी विकल्प आपका सही नहीं है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है। राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक होती है और नागरिकता की संकल्पना राज्य से जुड़ी है, जो कि वैश्विक स्तर पर किसी राज्य में रहने वालों की पहचान का वह आधार होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कि कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया है? तो यह डायसी के द्वारा कहा गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। डायसी ने राज्य को संसाधनों से युक्त लोगों का ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। अगला जो प्रश्न है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय ही नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय मानते हैं। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है कि वह सबके ऊपर है और अन्य सब इसके अंग में लिपटे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्य के अनेक आवश्यकताओं की जो है वह पूर्ति करते हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन अरस्तु का है। और अगला जो प्रश्न है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो वह है राष्ट्रीय चेतना का विकास। सी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, परंतु हर रूप में राष्ट्र तत्व उसका प्रधान अंग रहा है। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के मध्य एकाकी भावना होती है। इसमें देश प्रेम, देशभक्ति व देश के प्रति समर्पण की भावना छिपी रहती है और राष्ट्रहित की भावना के आगे व्यक्तिक व सामूहिक हितों को त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही भावना जो है राष्ट्रीयता कहलाती है। तो राष्ट्रीय चेतना का विकास यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर ने। स्पेंसर की सावयव अवधारणा उसकी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स और उसके निबंध ऑर्गेनिज्म में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों की तरह वह राज्य की तुलना जीव से न करके राज्य को स्वयं एक जीव मानते हैं। उनके अनुसार जो है जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है और उसका अंत भी होता है। जिस प्रकार शरीर में कोशिकाओं का निर्माण एवं क्षय होता है, ठीक वही स्थिति समाज की है। समाज की कोशिका यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो साथ साथ नई कोशिकाओं यानी कि व्यक्तियों का जन्म भी होता रहता है। तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। और अगला जो प्रश्न है, यह किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो यह वेबर के द्वारा कहा गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। राज्य की परिभाषा शक्ति के रूप में सबसे पहले तो मैकियावेली ने दी थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने राज्य की समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए यह विचार व्यक्त किए कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा, वेबर। और अगला जो प्रश्न आपका, यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्यु पोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबर्ट मैकाइबर का है। बी विकल्प से हो जाएगा। मैकाइबर राज्य की उत्पत्ति में शक्ति को एक तत्व अवश्य मानते हैं, परंतु उसकी भूमिका को गौण स्थान देते हैं। मैकाइबर का कथन है कि यह समझना बहुत बड़ी गलती है कि जिस किसी असभ्य जाति में हमें कोई सरदार दिखाई पड़े वही हम राज्य की स्थिति मान लें। हम यह
नहीं बता सकते कि राज्य का कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। नेतृत्व एवं अधीनता की विश्वव्यापी प्रवृत्ति में यह अंतर्निहित है, परंतु जब सत्ता शासन का रूप धारण कर लेती है और रीति रिवाज कानून की शक्ल ग्रहण कर लेते हैं तो राज्य उत्पन्न हो जाता है। और मैकाइवर ने आगे भी कहा है कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। तो यहाँ जो आपका सही होगा डी विकल्प से हो जाएगा, हॉब्स। ए आपका जो है इनका ऐतिहासिक क्रम देखा जाए हॉब्स का तो 1588 होगा। उसके बाद लॉक जो है 1632। उसके बाद जो है मॉन्टेस्क्यू का जो है 1600 हो जाएगा 89, और रूसो उसके बाद जो है आए 1712 ईस्वी। तो क्रम से देखा जाए तो आपका डी विकल्प से हो जाएगा, सबसे पहले हॉब्स, फिर लॉक, फिर मॉन्टेस्क्यू, फिर जो है रूसो। तो यहाँ पूछा गया है दार्शनिक यानी कि निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली है। तो यह हॉब्स ने लिया है, ए विकल्प से हो जाएगा। थॉमस हॉब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। और तत्कालीन समय में हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट करते हुए पारलौकिकवाद से मुक्त किया था और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण तथा राज्य शक्ति के संदर्भ में हॉब्स ने सभी तत्वों के आधार पर ये व्याख्या किया था। तो ये विकल्प सही हो जाएगा कि किसने जो है राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली थी, तो थॉमस हॉब्स ने। अगला जो प्रश्न है आपका, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। यह कथन किसका है। तो यह कथन सीले का है, बी विकल्प सही हो जाएगा। इतिहास और नागरिक शास्त्र यानी कि हम नागरिक शास्त्र को राजनीति विज्ञान भी कहा जाता है, याद रखिएगा कि पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करते हुए सीले ने कहा है कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र यानी कि राजनीति विज्ञान जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास वह फल विहीन है। अगला जो प्रश्न है आपका, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम हैं। तो आपको बताना है खाली स्थान पर जो है क्या होगा, यानी हॉब्स, लॉक या रूसो या फिर जो है बेंथम। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका हॉब्स सही होगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ सेबाइन का यह कथन जो है हॉब्स के बारे में था कि सेबाइन का हॉब्स से प्रभावित होने का प्रमुख कारण उसकी पद्धति थी जिसके आधार पर उसने अपने विचारों का ढांचा खड़ा किया था। तो ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा डी विकल्प सही होगा, जे.एस. गिल। जे.एस. गिल एक उपयोगितावादी विचारक हैं। इनके अनुसार राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि इसका उदय लोगों की उपयोगिता के कारण हुआ है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। तो वह है राइट, बी विकल्प सही होगा। यहाँ राइट ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। मार्क्स, वाहन एवं ग्रीन ये समझौता सिद्धांत के जो है प्रखर आलोचक थे। तो यहाँ बी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। तो आपको बताना है यहाँ कौन सा जो है विकल्प सही हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आत्मरक्षा के लिए। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति राज्य की स्थापना अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, लेकिन यदि सरकार व्यक्ति के जीवन की रक्षा का कार्य नहीं कर सकती तो इसकी आज्ञा पालन का कोई तर्क नहीं रह जाता। तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा कि हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है, तो वह आत्मरक्षा के लिए। और अगला जो प्रश्न है, किसने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। तो ये हॉब्स ने कहा है, सी विकल्प से हो जाएगा। थॉमस हॉब्स इनका पूरा नाम था। यह प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे।
हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। अगला प्रश्न है अब आपका, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। सी विकल्प से हो जाएगा। रूसो ने सामान्य इच्छा के विषय में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। अगला जो प्रश्न है आपका, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? तो यह हॉब्स ने किया, थॉमस हॉब्स। बी विकल्प से हो जाएगा। हॉब्स के समझौते में जनता आपस में जो संविदा करती है उसमें शासक कोई पक्षकार नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या फिर इसी सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूँ, लेकिन तुम भी वैसा ही करो। इस प्रकार जनता जो संविदा करती है उससे एक निरंकुश राजतंत्र का जन्म होता है जो कि पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न है। उसके ऊपर कोई शर्त या फिर जो है बंधन नहीं है। तो यहाँ बी विकल्प जो है सही हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। तो ये था आपका जो है नागरिक शास्त्र विषय में जो है पूछे गए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में अभी तक के जो है प्रश्न। तो ये आपका सेकेंड पार्ट था। इसके आगे भी जो आपको हल कराए जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो है अकेडमी पर लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये आपका स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी से। कोर्स का ड्यूरेशन आपका 11 मंथ होगा और ये आपका 22 दिसंबर 2021 को ये कोर्स जो है आपका खत्म हो जाएगा। इसमें आपको यूपीपीएससी और यूपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा, वीकली और मेगा क्यूज जो है कराया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो है टॉप एजुकेटर्स अंकुर यादव इंडियन ज्योग्राफी, अनूप उपाध्याय वर्ल्ड ज्योग्राफी और इशरत फारूकी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को जो है पढ़ाएंगे। आशीष कुशवाहा सर जो है साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे और अजय कुमार सर जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस को जो है कवर करेंगे। भारत कुमार सर जो है ये इन्वायरमेंट को जो है पढ़ाएंगे। तो ये जो है पूरे टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपके लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स को जो है कंप्लीट कराएंगे। याद रखिएगा कोर्स का ड्यूरेशन जो है 11 मंथ्स है और ये स्टार्ट हो रहा है ये आपका 12 जनवरी से। तो जो लोग भी इस बैच कोर्स से जुड़ना चाहते हैं आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है क्लिक करके आप जो है डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यूपी विधानसभा क्रैश कोर्स 6 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और इसमें आपको यूपीपीएससी और यूपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इस पूरे सिलेबस को जो है कवर कराया जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद वहाँ से जो है आप फ्री लाइव वीडियो क्लासेस भी जो है किसी भी कोर्स का जो है आप आसानी से देख सकते हैं। उसके लिए जो है आपको वीडियो को अनलॉक करने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। तो ये कोड आप जो है वीडियो को अनलॉक करने के लिए यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आप अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का जो है फ्री लाइव वीडियो क्लासेस जो है आप आसानी से देख सकते हैं।